सक्सेस मंत्रा की इस एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस एपिसोड में आपके साथ जो एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं वो है जतिन राजपूत। ये कानपुर उत्तर प्रदेश से है और इन्होंने 1 साल एक्मे एकेडमी में ऑफलाइन तैयारी की है और निमसेट 2023 में इनका ऑल ओवर इंडिया रैंक 242 आया हुआ है और इनको एमआईटी इलाहाबाद अलॉट हो गया है। तो जतिन, सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस इस बड़ी सक्सेस के लिए। तो कैसा फील हो रहा है जतिन? सर बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। जिस दिन तो रिजल्ट आया था एकदम सेलिब्रिटी टाइप का फील हो रहा था। कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि इतना ज़्यादा कोई कर सकता है। इतना बहुत लोगों ने विशेस दी उस दिन, बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील हुआ और ऑल थैंक्स टू यू सर। नहीं, बिल्कुल सही बात है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप एनआईटीएन बन चुके हैं, राइट। एक नॉर्मल बीसीए स्टूडेंट जब एनआईटीएन बनता है तो ये सक्सेस जर्नी एक बहुत बड़ी सक्सेस जर्नी होती है। तो जतिन, इस एपिसोड को हमारे बहुत सारे 2024 और 25 के बच्चे एस्पिरेंट देख रहे हैं, राइट, जो अपकमिंग निमसेट एग्जाम्स देने वाले हैं। तो इस सेशन से हम चाहते हैं कि उनको एक कह सकते हैं एक मोटिवेशन मिले, साथ ही साथ उनके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हो वो उनके क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा ये है, निमसेट के बारे में कब पता चला और कैसे पता चला? सर निमसेट के बारे में मुझे 2021 में पता चला था और हमारे कॉलेज में वीरेंद्र स्वरूप से हूँ कानपुर में, और हमारे कॉलेज में एक कोचिंग का बहुत ज़्यादा प्रमोशन होता था तो मैंने सबसे पहले उसी को ज्वाइन किया था। सर से पहले मैंने उसको ज्वाइन किया था और उनकी क्लासेस मॉर्निंग वगैरह में होती थी और मुझे इतना ज़्यादा वो क्लासेस लेते थे, 1 घंटे की क्लास होती थी उसमें से सिर्फ 10 मिनट ऐसे कुछ पढ़ाते थे। उससे ज़्यादा मुझे मतलब अपना टाइम ही पूछते रहते थे या हम लोग से बात करते रहते, तो ऐसा होता था। मैं बहुत फेडअप हो गया था। फिर एक मेरी फ्रेंड थी, उसने मुझे सजेस्ट किया एक्मे एकेडमी के बारे में और मुझे जैसे पता चला तो अब एक जैसे पता चलता है तो लोग इधर उधर सर्च करते हैं क्या रिजल्ट है क्या, तो मैं भी वही करने लगा। यूट्यूब पे गया, यूट्यूब पे 300 सब्सक्राइबर थे और गूगल पे गया, गूगल पे एक्मे एकेडमी की साइट दिख रही थी, उसमें बस कुछ नहीं पड़ा हुआ था, ना पेपर्स पड़े हुए थे प्रीवियस ईयर के, ना कुछ पड़ा हुआ था, सिर्फ नाम लिखा हुआ था, एड्रेस पड़ा हुआ था, सर का कॉन्टैक्ट नंबर पड़ा हुआ था। तो मैंने फिर उसको पूछा कि कहाँ ज्वाइन करा दे रहे हो मुझे, यहाँ से भी मैं रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरा रिजल्ट आएगा कि नहीं, कुछ नहीं मुझे आइडिया हो रहा था उसका। फिर उसने मेरे से बोला एक बार सर की डेमो क्लास लो, और सर उस टाइम पर परमिटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा रहे थे और सर ने मिड से मुझे बोला कि हाँ एक लेक्चर तुम अटेंड करो, क्योंकि सर उस टाइम पे यूट्यूब पे इतने लेक्चर्स अवेलेबल नहीं होते थे। तो सर ने बोला एक लेक्चर अटेंड करो, और सर जैसे डेमो क्लास होती है टीचर्स स्टार्टिंग से पढ़ाने लगते हैं, बट सर कॉम्बिनेशन मिड से ही वो पढ़ा रहे थे कहीं से, और मुझे इतना अच्छा समझ में आया, उससे पहले मुझे वो समझ में नहीं आया। और मैं खुद भी थोड़ा ट्यूशन्स पढ़ाता था तो मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि जैसे स्टूडेंट्स मेरे से जो डिमांड करते हैं वो मुझे सर से मिला। और एक वो होता है कि जैसे हम लोग जब भी कोई चीज़ तैयारी करो, बचपन से कुछ भी चीज़ के लिए सोचते हैं तो अपने एक पिता की तरह हम लोग बनना चाहते हैं कुछ, तो सर को भी मैंने वैसे अपने पिता की तरह देखा कि एनआईटी रायपुर से भी सर ने किया हुआ है, उसी की तरह मैं भी आगे कहीं ना कहीं एनआईटी से करूं, इतना ज़्यादा अचीव करूं। तो ऑल बिकॉज वहाँ से मुझे पता चला और मैंने एकेडमी ज्वाइन किया था निमसेट के बारे में, इतना फिर जर्नी वहाँ से मेरी स्टार्ट हुई। ओके, तो ठीक है, जैसा कि जिसन ने बताया कि उस टाइम पे एक्मे एकेडमी के यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स 300 थे, बिल्कुल सही बात है। 2022 का जब रिजल्ट आया था तो एक्मे एकेडमी के सब्सक्राइबर्स नियर अबाउट 1K के आसपास थे, राइट। और आज हमारे सब्सक्राइबर्स 10K हैं, मतलब 1 साल में एक्मे एकेडमी जब यूट्यूब पर आया तो करीब 10 गुना बच्चों ने सपोर्ट दिया, प्यार दिया, और ये कंटिन्यू रहेगा। अभी तो शुरुआत हुई है, सिर्फ 1 साल ही हुआ एक्मे एकेडमी को यूट्यूब पे अगर ढंग से देखा जाए, और 1 साल में ही बच्चों ने काफ़ी लव दिया, मोटिवेशन दिया। उस टाइम पे एक्चुअली में ऑफलाइन क्लासेस चलता था हमारा रायपुर में इंस्टीट्यूट 2015 से चल रहा है हम लोगों का, राइट, जैसे कि तुमको पता है। बट हम लोग थोड़ा कह सकते हो कुछ अलग जगहों पे एक्टिव थे, लाइक रेजोनेंस वगैरह में मैं पढ़ाता था, तो मैं उतने तरीके से खुल के नहीं आ सकता था यूट्यूब पे। बट फिर बच्चों ने ही बोला, जतिन हो गए, इस तरीके के बहुत सारे बच्चे थे, इन्होंने बोला सर आप यूट्यूब पे भी आइए, क्योंकि बच्चों को जब तक पता नहीं चलेगा कि कैसा पढ़ाते हैं आप तब तक मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि डेमो क्लासेस हम देते नहीं थे, इस बच्चे को तो मैंने दे दी, चलो भाई तुम ज्वाइन कर लो बीच में कभी भी, क्योंकि डेमो क्लासेस से हमेशा क्या होता है कि बीच में क्लास डिस्टर्ब हो जाती है कहीं ना कहीं, है ना। तो ये इनकी जर्नी रही। अच्छा ठीक है, फिर तुमने रायपुर आकर जब यहाँ पर पढ़ाई शुरू की अपनी, ऑफलाइन ज्वाइन किया जब एक्मे एकेडमी को, तो क्या चैलेंजेस रहे और हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ की कैसी लगी तुमको? यहाँ पे पढ़ाई के का माहौल क्या था, किस तरीके से पढ़ाई की तुमने? ओवरऑल जर्नी बताइए, किस मंथ में आप यहाँ रायपुर आए थे प्रिपरेशन करने के लिए? मैंने सितंबर 2022 में रायपुर आया था
और मैं जब घर से निकला था तो बहुत सारे मेरे माइंड में क्वेश्चन थे, मैं वहाँ कैसे रहूँगा, क्योंकि उससे पहले मैं कभी घर से बाहर नहीं निकला था कि हॉस्टल फैसिलिटीज़ क्या होंगी, खाना क्या होगा, क्या मैं एक यूपी से मैं बिलोंग करता हूँ तो रायपुर का फूड वगैरह मैं एडजस्ट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, काफ़ी चीज़ें, और कैसे इतना सब मैनेज करूँगा, वहाँ सारा वर्क मुझे खुद करना पड़ेगा। बट जैसे मैं यहाँ आया सर से मैं एकेडमी में मिला के, सर ने मुझे सेल्फ में मेरे साथ एक अपना स्टाफ मेंबर भेजा, वो मेरे साथ मुझे हॉस्टल छोड़ के आए, और हॉस्टल जैसे मैं पहुंचा, वो जो मेरी सारे डाउट्स थे वो सभी क्लियर हो चुके थे। वहाँ वाईफाई फैसिलिटी अवेलेबल थी, फूड का भी सब अवेलेबल ही था, वहाँ सर के थ्रू ही करा रखा गया था। और जैसे हॉस्टल में थोड़े दिन और रुके तो मुझे पता चला, जैसे हॉस्टल में हम लोग नाइट्स में पढ़ते थे, जैसे सर को भी ये कहीं ना कहीं से हिंट मिला, तो सर हम लोग के हॉस्टल भी नाइट में विजिट कर लेते थे, ताकि हम लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं, तो हम लोग के अंदर भी थोड़ा सा वो रहता था कि बाउंडेशन रहती थी कि हाँ पढ़ना ही है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। सर एक एक स्टेप पे हम लोग को गाइड करते रहे, तो प्रॉब्लम तो इतनी नहीं फेस करनी पड़ी रायपुर आके मुझे, जैसा मैं सोच रहा था कानपुर में कि रायपुर आके बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम कुछ फेस नहीं करनी पड़ी। और पढ़ाई में अच्छा, तो क्या स्ट्रेटजी रहती थी जब आपने मान लो प्रिपरेशन जब शुरू की थी, तो क्या लक्ष्य थे, कुछ आवर के हिसाब से पढ़ाई करते थे या छोटे छोटे टारगेट बना के पढ़ाई करते थे, कैसे पढ़ाई की, सिलेबस कौन से मंथ में कवर कर लिया, क्योंकि आप सितंबर में आपने ज्वाइन किया था और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सितंबर में, अक्टूबर में, दिसंबर में ज्वाइन करने की सोचते हैं, क्या वो उसको कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं कवर अप, कि बचे हुए 5-6 महीने में सिलेक्शन लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा बच्चों को बताएं। बिल्कुल 5 to 6 मंथ में सिलेक्शन लिया जा सकता है। इनफैक्ट जब मैंने 2022 के लिए प्रिपेयर किया था, तो मैंने सिर्फ उसके पहले मैंने पूरा ईयर नहीं प्रिपेयर किया था, मैंने प्रिपरेशन मार्च के बाद से स्टार्ट की थी, और 15 दिन में मैंने सर के वीडियोस लेक्चर देख के खत्म कर दिए थे। फिर सर के मॉक स्टार्ट हो गए, तो मैं उस टाइम पे सर सिर्फ मॉक फॉलो करता गया, सर से पूछता गया एनालिसिस कैसे करना है, क्या कैसे करना है, पूरा सर को ही फॉलो करता गया, और उस ईयर मेरी 1006 रैंक थी। और अगर मेरे पास 2 महीने और होते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम और होता, तो मैं और अच्छा लास्ट ईयर ही एनआईटी ले सकता था, बट उस ईयर नहीं हो पाया। तो फिर सर ने भी सजेस्ट किया ड्रॉप लो, और फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया, मेरे घर में कभी किसी ने ड्रॉप नहीं लिया, तो फैमिली का भी वहाँ पर सपोर्ट रहा। और फिर जब मैं 2023 के लिए स्टार्ट किया, तो मुझे यहाँ सर ने ही पूरा गाइड किया, मुझे तो इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि 2022 में तो मुझे ये नहीं पता रहता था कि सर लेट कर रहे हैं तो वो कैसे लेट कर ले रहे हैं, ये वैल्यू, इसकी एन की वैल्यू 0 क्यों हो गई, एन की वैल्यू 1 क्यों लेट कर ली, ये कैसे आ जा रही है, कैसे पॉसिबल है, मुझे कुछ नहीं आइडिया रहता था इतना। फिर यहाँ आके धीरे धीरे मेरी चीज़ें बिल्डअप हुई, फ्रेंड्स ने भी हेल्प की, सर ने भी बहुत हेल्प की। सर हम लोग के साथ यहाँ नाइट तक रुक जाते थे, किसी दिन हम लोग के डाउट्स रहते तो सर 12-1 बजे तक रुके रहते थे, जब तक हम लोग के डाउट्स नहीं खत्म होते थे तब तक सर हम लोग के साथ बने रहते थे। जब डाउट्स खत्म हो जाएंगे तभी जाएंगे, उसके बाद ही सारा काम करेंगे जाके अपना। तो वैसे पूरा हम लोग की स्ट्रैटेजी, जैसे मुझे एक पता चलता गया, हाँ ऐसे ये चीज़ क्लियर होती है, एन की वैल्यू ऐसे लेट करी जाती है, वो बेसिकली क्लियर होता गया मेरा। धीरे धीरे मैंने स्ट्रॉन्ग किया, एकदम से मेरा कुछ नहीं स्ट्रॉन्ग हो गया, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करता गया। फिर मॉक पे जब मॉक स्टार्ट हुए, हम लोग के मॉक भी बहुत जल्दी अक्टूबर नवंबर के इधर से स्टार्ट हो गए थे, हम लोग के पहला मॉक उधर ही हुआ था। तो फर्स्ट मॉक में भी मेरा इतना कुछ ज़्यादा नहीं, 200 या 300 मार्क्स आया था। उस दिन बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था। फिर सर के पास बैठा मैं, सर कैसे मैं ड्रॉप लिया हूँ, सर मेरा नहीं हो पाएगा, क्या करूँ मैं। सर ने फिर एक पेज लिया, मुझे समझाया ये चीज़ें फॉलो करो और कुछ दिन में मुझे अपना रिजल्ट बनाओ। तो मैंने उसको अपना टारगेट बनाया जो सर ने एक पेज में लिखा हुआ था, और वही फॉलो किया। और मॉक एनालिसिस का भी वे बताया सर ने मुझे कि ऐसे मॉक एनालिसिस करना है, तो मैं बस वो करता गया। और पूरी स्ट्रेटेजी मैंने सर के ही थ्रू सीखी, हाँ कैसे मॉक पेपर अटेंड करना है, कैसे एनालिसिस करना है, वो पूरा सर ने ही गाइड किया, मैंने ब्लाइंडली सर को फॉलो किया है। ओके, तो धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप आपने काम किया, मॉक टेस्ट का एनालिसिस किया और चीज़ों को करते चले गए। तो बिल्कुल आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करें तो ज़रूर सिलेक्शन हो जाता है। ये तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि आप हर सक्सेस के पीछे जो मेन उसका जो की होता है, सक्सेस की जो होता है वो होता है कंसिस्टेंसी। आप भले 4 घंटे पढ़ें, बट पर डे पढ़ें, डेली पढ़ें, रोज़ पढ़ें, तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और आपने किया भी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो बच्चों का मैथ्स वीक होता है, राइट, मैथमेटिक्स कह सकते हो काइंड ऑफ, उनका 11th-12th में मैथ्स नहीं होता है, या उनको लगता है कि यार इसमें तो मैथमेटिक्स 600 नंबर का आ रहा है, मेरा तो मैथ्स ही वीक है, तो उनकी क्या अप्रोच होनी चाहिए? और आप यहाँ पर देखते थे क्या ऐसे कोई बच्चे थे जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं थे और बहुत अच्छा कर सके? क्या क्या उनका पैटर्न होना चाहिए पढ़ाई करने का, और वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मैं जब स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, तो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था रीजनिंग। मैथ्स को मैं इतना नहीं लेके चलता था कि मैथ्स मेरा थोड़ा वीक है, इतना ज़्यादा वीक नहीं, मतलब स्ट्रॉन्ग था, उतना ज़्यादा भी स्ट्रॉन्ग नहीं था कि मैं मैथ्स को अपना बेस्ट पार्ट मान सकूं। मैं रीजनिंग को अपना बेस्ट पार्ट मानता था, और निमसेट के रिजल्ट में ऐसा हुआ कि मेरे मैथ्स की ही वजह से मेरी रैंक आई, रीजनिंग की वजह से उतना नहीं कर पाया। मैं रीजनिंग में थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, जो कि निमसेट में जाके मेरा ब्रेक हुआ।
तो मैथ्स की वजह से मेरा आया था। और मैंने बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ देखे हैं जो बायो से होते हैं, कॉमर्स स्टूडेंट्स होते हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी रैंक ले पाते हैं। लास्ट ईयर जैसे 158 रैंक लाए थे, और भी इस साल भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स और बायो और कॉमर्स बैकग्राउंड से वो भी काफ़ी अच्छी रैंक स्कोर किए हैं। तो ये डिपेंड नहीं करता कि आप मैथ्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, बायो से बिलोंग करते हो या कॉमर्स से बिलोंग करते हो। सर के पास आओगे, स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे मैथ्स तो स्ट्रॉन्ग कर ही देंगे सर। मैथ्स का तो फियर रहता ही नहीं। मैथ्स तो इतने लेवल की आने लगती है कि हम लोग अभी किसी आईआईटी के स्टूडेंट्स को अगर पढ़ाना चाहे तो हम लोग आराम से उनको पढ़ा सकते हैं। तो उस चीज़ का कभी फियर हुआ ही नहीं हम लोगों को। बिल्कुल। आप जो बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हैं और डरते हैं मैथमेटिक्स को लेके, तो आप बिल्कुल दिमाग से टेंशन निकाल दीजिए। मैथमेटिक्स आप कभी भी किसी भी टाइम अच्छा कर सकते हो। थोड़ा ज़रूरत होती है अच्छे कंसेप्ट को पढ़ने की, ज़रूरत होती है सिस्टमेटिक पढ़ने की, कि भाई आपको पहले क्या पढ़ना है। पहले आपको फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स सीखना है, पहले आपको नंबर सिस्टम सीखना है, फिर आपको ऑपरेशन सीखना है, फिर आपको थोड़े बहुत इक्वेशन सॉल्व करना सीखना है, फिर आपको थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सीखना है, फिर आपको थोड़ा ग्राफ वगैरह भी समझना है। धीमे धीमे जब आप स्टेप बाय स्टेप आगे पढ़ाई करते हो तो डेफिनेटली आपको मैथ्स आने लगता है और आप मैथ्स में बहुत अच्छा कर सकते हो। अच्छा, जतिन, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे होगा कि जो बच्चे 2024 के लिए या 25 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको टेस्ट का कैसे एनालिसिस करना चाहिए, या टेस्ट कैसे आपको यहाँ पे एक्मे एकेडमी की जो टेस्ट सीरीज थी, जो आप टेस्ट यहाँ पे देते थे, उनका क्या डिफिकल्टी लेवल रहता था और क्या कैसे आप एनालिसिस करते थे, और टेस्ट से आपको कितना हेल्प मिला? मुझे मोस्टली टेस्ट अपनी प्रैक्टिस से ज़्यादा तो हेल्प टेस्ट से ही मिला था। 2022 में भी उसी से मिला था, 2023 में भी उसी से मिला है। पूरा टेस्ट सीरीज से मुझे हेल्प, क्योंकि मैं पहले क्या करता था, सर ने बताया था जैसे चैप्टर मेरे लेक्चर्स देखो, उसके बाद प्रैक्टिस करो बुक से। मैं बुक फॉलो करता था, सर की शीट्स वगैरह सॉल्व करता था। सर की सिंगल सिंगल शीट सॉल्व करी हुई है मैंने। कुछ बहुत ही होंगे जो मैंने सॉल्व नहीं कर पाया या मुझे हार्ड लगती थी तो मैं छोड़ देता था, बाकी तो सारी सॉल्व करी हुई। फिर उसके बाद हम लोग टेस्ट देते थे। टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करते थे, और एनालिसिस करने का वे हम लोग को सर ने गाइड कर रखा था कि जैसे पहले टेस्ट तुमने दे लिया, उसके बाद टेस्ट वो भूल नहीं जाना है, उसमें बैठो, यहीं पर बैठ के उसी के टेस्ट देने के तुरंत थोड़ी देर बाद हम लोग ब्रेक लेने के बाद सर बोलते थे बैठो और एक नोटबुक, अपनी एनालिसिस नोटबुक अलग से बनाओ और क्वेश्चन देखो कौन से तुमसे रॉन्ग हो गए। जो रॉन्ग क्वेश्चन हो गए उनको उसमें एक बार सॉल्व करो, नोट कर सकते हो तो नोट करो, और जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बने हैं उनको भी देखो, क्योंकि अगर नेक्स्ट टाइम भी रॉन्ग होने के चांसेस हैं तो मोस्टली वही क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस जो तुमसे नहीं बने हैं, या तुमने जो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं या गलत हो गए, वही क्वेश्चन तुमसे नेक्स्ट टाइम नहीं बनेंगे। जो बन गए वो तो इजीली सेकंड टाइम में बन जाएंगे, उसका बहुत कम चांस है कि वो तुमसे सेकंड टाइम में ना बने। तो एनालिसिस तो हम लोग को मोस्टली उन्हीं क्वेश्चन का सर ने करने को बताया था जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, और जो क्वेश्चन टफ है या कुछ ऐसा टाइप के एपिक टाइप के क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ज्यादा उन पे ज्यादा ध्यान देना। तो बस मैं वही करता गया, और सर जैसे मैं क्वेश्चन एनालिसिस कर रहा हूँ और कुछ क्वेश्चन ज्यादा टाइम ले रहे तो मैं इसको छोड़ देता था। फिर सर की एनालिसिस क्लास होती थी, थोड़ी देर बाद ही होती थी एनालिसिस क्लास। हम लोग फ्री बिल्कुल नहीं रह पाते थे ज्यादा, थोड़ी देर बाद एनालिसिस क्लास होती थी, उसमें सारे डाउट्स अगर हम लोग के कुछ और बच्चे हुए हैं, कुछ नई शॉर्ट ट्रिक्स पता चल रही हैं तो वो भी हम लोग की क्लियर हो जाती थी, और भी काफी चीजें हम लोग की क्लियर होती ही गई पूरी। ओके, तो टेस्ट से कह सकते हो काफ़ी हेल्प मिलता है Yes, sir. बच्चों को, और टेस्ट प्रॉपर देना चाहिए, क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा, और तब आपको तो छोड़ दो, आपके मेंटर को कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ लाई कर रहे हो। तो टेस्ट हर बच्चे को देना चाहिए, ठीक है। टेस्ट प्रॉपर टाइम पे देना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि टेस्ट लास्ट में उठा के दे देंगे 10 दिन 20 दिन 50 दिन, तो उससे नहीं होता है। आपको हर चैप्टर पर टेस्ट करना जरूरी है कि भाई हमारा ये चैप्टर कैसा हुआ है, और एक दो टेस्ट से नहीं होता है। टोटल कितने टेस्ट हुए होंगे तुम्हारे यहाँ पे? सर 400 प्लस टेस्ट हो चुके होंगे हम लोग के, और उसमें से भी मैंने जो दिए थे मैं वो बता रहा हूँ 400, और हुए क्योंकि एंड में मैंने टॉपिक वाइज देना बंद कर दिया था। सर का टॉपिक वाइज भी एंड तक चले हैं, बट मैंने देना बंद कर दिया था, मैं मॉक्स पे ही देता गया था, और हुए होंगे कुछ 490 प्लस ही टेस्ट हुए। काफ़ी टेस्ट होते हैं हमारे यहाँ पे। लगभग में अब मान के चलिए एक दिन में 2 टेस्ट का रेशियो रह जाता है, राइट। लास्ट मोमेंट में तो 2 टेस्ट चलने लगते हैं, राइट। डेली मॉक टेस्ट चलने लगते हैं। तो टेस्ट इतने होते हैं। जो बच्चा एक्मे एकेडमी को ज्वाइन किया है 2024-25 में, आप उसके लिए तो बेफिक्र हो जाइए, आपको इतने सारे टेस्ट मिलेंगे, और हर लेवल के टेस्ट एक्मे एकेडमी में प्रोवाइड कराए जाते हैं, ताकि किसी दिन आप खुश हो जाएं। किसी दिन ये लोग इतने खुश हो जाते थे कि इनके चेहरे एकदम नजर आते थे कि हाँ बढ़िया, मज़ा आ गया, चलिए घूमने जाते हैं आज। अगले दिन जैसे मैंने देखा आज अच्छा ज़्यादा खुश है, चलो कल बताते हैं, तो अगले दिन पता चला फिर आ रहा है मेरे पास, सर सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, नंबर बहुत कम हो गया, पेपर बहुत टफ हो गया। तो हर तरीके के टेस्ट का कॉम्बिनेशन मिलता है एक्मे एकेडमी में, और बच्चा उन टेस्ट को देके ईजिली अपनी प्रिपरेशन को एक नया बूस्टअप दे सकता है। अच्छा, कौन सी बुक आपने फॉलो की, और आप कितने कितने बार एक बुक को लगाया होगा तुमने?
मैंने स्टार्टिंग में तो सेल्फ स्कोरर फॉलो करा था जब तक एक्मे की बुक नहीं आई थी, बट जैसे एक्मे की बुक आ गई तो उसमें मुझे सारी बुक का कॉम्बिनेशन मिला, हर बुक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया, तो फिर कोई बुक और मुझे लगा ही नहीं नीड, तो फिर मैं एक्मे की ही बुक लगाता गया और उसी को मैंने 2 बार लगा ली और वो बहुत ईजिली हो गया था। और उसी टाइप के मुझे वहाँ पर क्वेश्चन मिले थे मैथ्स के, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई थी क्योंकि हर लेवल का सर ने दिया हुआ है। एक्सरसाइज 1 में ईजी दिया हो, एक्सरसाइज 2 में मीडियम दिया हो, एक्सरसाइज 3 में टफ दिया हो, तो पेपर कैसा भी आ जाए अगर बुक सॉल्व करी हुई है एक में के तो वो ईजिली। और मॉक भी हम लोग के उसी लेवल से होते थे, एक हम लोग का स्टैंडर्ड लेवल का होता था, एक मीडियम लेवल का, हर लेवल के हम लोग के भी मॉक होते थे और टॉपिक वाइज भी उसी तरीके से सर ने हम लोग के डिसाइड कर रखे थे कि कैसा भी पेपर आ जाए एक्मे के स्टूडेंट्स तो फोड़ के आएंगे। बिल्कुल। तो सही बात बोली जतिन ने कि जनरली जो एक्मे की बुक हमने बनाई हुई है वो इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाई हुई है कि एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट ना हो, सेम पैटर्न पे सेम कंसेप्ट पे 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन लगाने का कोई मतलब नहीं है। आपने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया एक कंसेप्ट पे, अरे बहुत कर लिया तो 2 कर लिया, राइट। उसके अलावा फिर नए कंसेप्ट पे क्वेश्चन हो, कुछ नया लॉजिक हो, कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन हो, तो हर तरीके के क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन इस बुक में बनाया गया है, ठीक है। तो आप इस बुक को भी फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज बुक सारी बहुत अच्छी है, आप सेल्फ स्कोर कर सकते हो, बट सेल्फ स्कोर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा होते हैं तो बच्चे थोड़े डिप्रेस हो जाते हैं उनको सॉल्व करते जाए, ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है, जब तक मैं एक चैप्टर बना रहा हूँ तब तक सर आप 2 चैप्टर तक दूसरे चैप्टर में पहुँच गए हैं, भाई बहुत टाइम लग जा रहा है एक चैप्टर को बनाने में। तो आप धीमे धीमे बनाएं, आप सिलेक्टेड क्वेश्चंस बनाएं, सेम टाइप के रिपीटेड क्वेश्चंस ना बनाएं, चाहे पार्टी समा फॉलो करें, चाहे सेल्फ स्कोर फॉलो करें, अरिहंत फॉलो करें या फिर एक्मे अकेडमी की बुक फॉलो करें, आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं, बट प्रॉपर आपको एक जरूर बुक लगानी चाहिए, नंबर ऑफ बुक्स नहीं लगानी चाहिए, नंबर ऑफ टाइम्स लगाना चाहिए, राइट। एक बुक को ज़्यादा बार लगाइए, वो ज़्यादा बेटर होता है आपके लिए और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अच्छा जतिन, लास्ट 3 मंथ का क्या स्ट्रेटजी था आपका? लास्ट 3 मंथ में आपने कैसे पढ़ाई की और क्या पैटर्न था आपका लास्ट 3 मंथ? लास्ट 3 मंथ्स में मेरा एक थोड़ा सा घर का भी प्रॉब्लम हुआ था और एक ये हुआ था कि मैं पहले नाइट का शेड्यूल फॉलो करता था, मैं पूरी रात भर पढ़ता था, मॉर्निंग में 5 बजे सोता था। और फिर जैसे निमसेट का शेड्यूल आया तो सर बट हम लोग को शुरू से बोलते थे कि मॉर्निंग में उठो, मॉर्निंग में पढ़ो, बट मुझे वही कंफर्टेबल तो मैं वही फॉलो करूँ। बट जैसे निमसेट का शेड्यूल आया इस बार पता चला कि मॉर्निंग में एग्जाम है, तो फिर मुझे वहाँ से थोड़ा चेंज करना पड़ा था अपना शेड्यूल, तो काफ़ी उधर मेरा लॉस हुआ और बीच में थोड़े घर पे भी प्रॉब्लम आ गई थी, तो अप्रैल मंथ में हाँ वो मैं नहीं उस पर कर पाया, तो थोड़ा सा एंड के 1 मंथ मुझे प्रॉब्लम हुआ था उसके पहले अप्रैल के इधर, तो वो फिर जैसे क्लियर हो फिर मैं अपना प्रॉपर लग गया कि एक्स्ट्रा टाइम ही देना है मुझे, तो फिर मैं उतना लग गया। और जो कि हम लोग को उतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, सर ने भी बोला था इतना पहले से ही पढ़ के रख लो कि एंड टाइम में हल्का सा रिलैक्स जरूर दे पाओ माइंड को। बट वही मेरा थोड़ा लगा था मुझे कि मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया तो मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए, तो वो मैं एक्स्ट्रा टाइम देने के चक्कर में हाँ थोड़ा माइंड को रिलैक्स नहीं कर पाया था। बट माइंड को रिलैक्स भी करना चाहिए क्योंकि आता तो एंड में सब कुछ है, खाली उसको एक जगह करके मॉक में यूटिलाइज करके पूरा मॉक पे लगाना होता है। बट हम लोग का माइंड उधर भी चल रहा होता है, अभी ये भी चीज़ बच गई है मेरी, ये भी चीज़ बुक में दोबारा सॉल्व करनी, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। जैसा सर ने बोला था कि थोड़ा सा हल्का से रिलैक्स करो माइंड को, अगर वो करता तो और भी ज़्यादा बेस्ट हो सकता। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही बात बोली इसमें कि आप थोड़ा रिलैक्स हमेशा रहें, बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है निमसेट में कि आप दिन रात एक कर दे रहे हो, रात रात भर जाग रहे हो, ठीक है, फिर ये इस तरीके की जरूरत नहीं है। आप रिलैक्स होकर पढ़ाई करें, आप प्रॉपर क्लासेस करें, क्लासेस के बाद आप जो प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिस करें, आपको जो असाइनमेंट दिए गए होमवर्क दिए गए उसे करें, आपके जितने भी टेस्ट होते हैं आप उन टेस्ट को अटेम्प्ट करें, ये बहुत सफिशियंट है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ना कि निमसेट, किसी भी एग्जाम को बहुत ईजिली क्रैक कर सकते हैं बट कंसिस्टेंसी के साथ किया जाए। अच्छा, जैसा कि मैं तुमको हमेशा ये बोलता था कि तुम्हारा रीजनिंग भी बहुत अच्छा है, तो अपना कुछ टाइम निकाल के मैथ से रीजनिंग में जाओ, बट तुमने एग्जाम में ऐसा क्या गलतियां की जो बच्चों को बताना चाहोगे कि आपको किस लेवल पे पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए? क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो, अगर आपने 2 घंटे का पेपर अच्छे से अटेम्प्ट नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपको लॉस होगा, ठीक है। आपकी रैंक हो सकता है अंडर 100 आ रही हो, आप 200 पे पहुंच जाओ, 250 पे पहुंच जाओ, तो ऐसा आपको लगता है क्या कि इस पेपर में अगर हम ये चीज़ सुधार लिए होते एग्जाम टाइम पे, राइट, चलो प्रिपरेशन तो चलो वेल एंड गुड, आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो गई थी, एग्जाम टाइम में जो 2 घंटे थे उसमें आपने क्या गलतियां की, वो गलतियां बताएं, ठीक है, और आपने कैसे आपने पेपर को अटेम्प्ट करना शुरू किया, और क्या सजेशन दोगे ताकि बच्चे इस बात को ध्यान रख लें कि एग्जाम टाइम में ऐसी गलतियां बिल्कुल ना करें? तो सर ने हम लोग को बेसिकली एक टाइम दे रखा था कि मैथ्स में तुम लोग को इतना टाइम देना है, इसके ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम मत देना। बट मुझे थोड़ा वो था कि हाँ रीजनिंग मेरी बन जाती क्योंकि मेरी एकेडमी में भी रीजनिंग में
काफ़ी स्कोर आ ही जाता था, 150 170 ऐसे आ ही जाता था। तो मैं उतना था कि हाँ रीजनिंग तो कर लूँगा, बट जब पेपर में मैं गया तो मैथ्स के क्वेश्चंस ऐसे थे कि वो हम लोग से बन जाते, क्योंकि सर ने इतना करा रखा, तो हम लोग, मैं भी बना ही रहा था उन क्वेश्चन को और वो मेरे से बन रहे थे। तो मैं मैथ्स के क्वेश्चन में ज़्यादा लगा रहा और मैंने मैथ्स को 1 घंटा 20 मिनट दे दिया। और ये गलती की, फिर उसके बाद मैं रीजनिंग में गया, इंग्लिश में गया, फिर कंप्यूटर में गया, फिर रीजनिंग में तब आया तब मेरे पास 17 मिनट बचे हुए थे और रीजनिंग ही मेरा वहाँ पर मतलब पूरा स्कोर ले डूबा। मैथ्स में मेरे 300 थे और रीजनिंग मेरे 44 ही रह गए वहाँ पर। तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस वहाँ हुआ और सर की बात वो कि रीजनिंग कभी तुम सॉल्व नहीं करते हो, रीजनिंग पे भी थोड़ा टाइम दिया करो। मैं रीजनिंग को उतना टाइम नहीं देखता था, तो वही जो सर का समझाना, तो वो सही बिल्कुल, था। मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को कि आपके लिए चारों सब्जेक्ट बहुत इक्विवेलेंट है, राइट। मान लो भी आप इंग्लिश को थोड़ा इग्नोर कर भी सकते हो क्योंकि अब इंग्लिश 40 मार्क्स की हो गई है, बट रीजनिंग, कंप्यूटर और मैथ्स तीनों आपके लिए इक्विवेलेंट है। अगर मैथ्स आपका सिलेक्शन 60% करा रहा है तो रीजनिंग भी कहीं ना कहीं 24% सिलेक्शन करा रही है। अगर आप थोड़ा सा टाइम मैथ्स में कम भी देते और आप अगर रीजनिंग में आगे होते तो आज आपके करीब 100+ नंबर और एक्सेस होते और ज़्यादा होते, ठीक है, और आपकी रैंक बहुत अच्छी हो चुकी होती, आप एक अंडर 100 रैंक ला सकते थे, राइट। तो ये चीज़ गलतियां होती हैं, एग्जाम में रियलाइज होता है बच्चों को। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आपको हमेशा डिसाइड करना है। अगर आपको लगता है मेरा रीजनिंग सबसे अच्छा है तो आपको रीजनिंग में टाइम देना है, फिर मैथ्स में देना है। आपको लगता है मैथ्स बहुत अच्छा है फिर रीजनिंग है, तो पहले मैथ्स में टाइम दो, रीजनिंग में दो। बट ऐसा मत करो कि पूरा टाइम ही मैथ्स में दे दो आप, ठीक है, क्योंकि आप मैथ्स में ज़्यादा टाइम देने, इस बार एग्जाम में क्या था, मैथ्स में ज़्यादा टाइम देने का मतलब है आप वहाँ पे ज़्यादा गलतियाँ करने वाले हो, ठीक है, आप गलतियाँ ही करके निकलोगे वहाँ से, राइट। अगर आप थोड़ा लिमिटेड मैथ्स बनाते, 30-35 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे मैथ्स में तुमने टोटल? मैथ्स में मैंने 40 अराउंड अटेम्प्ट हाँ, किए अब थे। आपने 40 अटेम्प्ट कर दिए। अगर 5 क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करते तो 5 क्वेश्चन में आपको करीब करीब जो 10-12 मिनट लगा होगा वो आपका उधर ऐड हो जाता, और उस 10-12 मिनट में आप करीब 10 क्वेश्चन भी अगर रीजनिंग का और कर देते यस सर। तो 60 नंबर वहाँ ऐड होते और यहाँ पे भी जो आपके 15 नंबर गलत हो गए, करीब 100 नंबर का आपका इजाफा हो जाता और रैंक बहुत अच्छी हो गई होती है ना, ठीक है। तो बट कोई बात नहीं, कहा जाता अंत भला तो सब भला, राइट। आप, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कितना ही गंदा पेपर करके क्यों ना हो, ये इनका गंदा पेपर माना जाएगा, ठीक है। जब बच्चे पेपर देने के बाद आकर रोने लगे मेरा गंदा हो गया, तो उसे बोलते हैं इनका गंदा पेपर हुआ। और मैं हमेशा बोलता था आप अपना पेपर बिगाड़ोगे भी ना, एक्मे अकेडमी के जितने भी बच्चे ऑफलाइन ऑनलाइन जुड़े हुए थे, मैं बोलता था आप पेपर बिगाड़ भी देना अपना, तो भी तुम्हारा रैंक आएगा और नेगेटिव सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो वही हाल हुआ, बहुत सारे बच्चे एग्जाम सेंटर से रोते हुए निकले थे, राइट। तुम तो जानते हो, तुम्हारे कुछ रूममेट ही थे, राइट, एग्जाम सेंटर से रोते हुए निकले थे, 10 दिन लगातार रोए, फोन करके बोल रहे सर नहीं होगा, मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा। और जब देखा तो 350 रैंक आ गया, किसी का 300 रैंक आ गया, राइट, सिलेक्शन सबका हो गया। तो ये मैटर नहीं करता है, आप ढंग से पढ़ाई करें, जो सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग है उन पे काम करें, ठीक है। और सिलेक्शन जरूर हो जाता है अगर आप ढंग से पढ़ाई करते हैं और अपना कंसेप्चुअली पढ़ाई करते हैं। जब मेन जो रीजन होता है वो होता है कंसेप्ट, राइट। हर बच्चे का माइंड लेवल अलग होता है, हर बच्चे का कह सकते हो सोचने की जो पावर है, जो कह सकते हो एनालिसिस करने की जो पावर है, जो उसका कह सकते हो जो मार्क्स लाता है, राइट, वो सबका डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ाई करें, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है आप उसे फोकस करें। अच्छा, जो बच्चे 2024 से 25 के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं उनको क्या मैसेज रहेगा? साथ ही साथ एक्मे अकेडमी में आपने मैथ्स के लिए बताया, एक्मे अकेडमी में आपकी नंबर ऑफ क्लासेस कितनी हुई होगी, और जो अदर सब्जेक्ट्स यहाँ पढ़ाए जाते हैं उनके बारे में भी कुछ बताएं बच्चों को, क्योंकि ज़्यादातर लोग मैथ्स के पीछे ही भागते हैं। आप बताएं एक्मे अकेडमी में हम मैथ्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट पे कितना ध्यान दिया जाता है? एक्मे अकेडमी मैथ्स में तो ध्यान दिया ही जाता है, क्योंकि सर खुद मैथ्स से ही शुरू से 10th 12th से मैथ्स ही सर का मेन फोकस रहा था। उसके बाद भी हमारे रीजनिंग फैकल्टी भी प्रितमेश सर, वो भी काफ़ी अच्छा मतलब कराते हैं। वो खुद इतना मतलब क्लासेस लेते हैं, नंबर ऑफ क्लासेस। हमारे यहाँ स्टार्टिंग से ही रीजनिंग की क्लासेस चालू हो जाती हैं, इंग्लिश की भी क्लासेस चलती हैं और कंप्यूटर की भी चलती हैं। और सारी ही मतलब इतने अच्छे अच्छे फैकल्टीज़ हैं हम लोग के यहाँ को। जैसे हम अमन सर की बात ले लें, वो खुद भी एक IITian है, तो वो इतना अच्छा हम लोग को कंप्यूटर मेरी बहुत ज़्यादा वीक था, क्योंकि BCA में मैं उतना ज़्यादा कंप्यूटर में क्लासेस मैंने अटेंड नहीं की थी BCA में। तो अमन सर की वजह से मुझे काफ़ी हेल्प मिली कंप्यूटर अपना स्ट्रॉन्ग करने में। और रीजनिंग तो प्रथमेश सर की वजह से ही मेरी स्ट्रॉन्ग हुई, जितना भी मैं कर पाया उसी की वजह से इतना ज़्यादा रीजनिंग में मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस ओवर हो गया था। तो सारी क्लासेस हम लोग के यहाँ स्टार्टिंग से करा दी जाती हैं। ऐसा बाकी कई इंस्टीट्यूट में तो मुझे नहीं पता चला, लेकिन जैसा भी है हम लोग के यहाँ तो स्टार्टिंग से ही सब कुछ मतलब लेके चला जाता है कि बच्चे का चारों जो सेक्शंस हैं एक एक सेक्शन पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि किसी का कुछ स्ट्रांग होता है, कुछ भी पार्ट वीक ना रह जाए किसी भी स्टूडेंट्स का, तो वो बिल्कुल। सभी करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो। और
2024 के स्टूडेंट्स के लिए यही बोलना चाहूँगा, एक्मे अकेडमी ज्वाइन करो। और मुझे तो यहाँ एक फैमिली की तरह फील लगा, क्योंकि मैं यहाँ ऑफलाइन आया था तो सर से इतना हेल्प मिला, और बच्चे भी सर के थ्रू इतना कनेक्टेड थे कि पूरा फैमिली की तरह थे। मुझे कभी घर का मतलब इतना वही नहीं हुआ, और मैं शायद घर में बीच में दिवाली में ही गया था, उसके बाद मुझे घर जाने की इतना वो लगी नहीं, क्योंकि सर से ही इतना पेरेंटल सपोर्ट हम लोग को मिलता रहता। कुछ भी हो गई, कहीं भी प्रॉब्लम होगी, हाँ सर हम लोग के साथ खड़े रहते थे, एक एक मूवमेंट पे, एक एक प्रॉब्लम में हम लोग के साथ सर खड़े रहते थे। बिल्कुल। तो बिल्कुल सही मैसेज तुमने दिया बच्चों को, ठीक है। एक्मे अकेडमी हर सब्जेक्ट पे फोकस करता है, ठीक है। और आप अगर रायपुर आते हैं, ऑफलाइन आते हैं, तो हमको भी हमेशा ये चिंता रहती है, आप अपने पेरेंट्स से दूर हैं, तो आपके यहाँ पर लोकल पेरेंट्स हम ही है, लोकल गार्जियन हम ही है, राइट। तो आपकी टेक केयर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पढ़ाने से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम आपका ख्याल रखें कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, आपके खाने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, आपका हेल्थ इशू तो नहीं हो रहा है, हम इस पर जरूर ध्यान देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा जतिन तुमसे कि जो बच्चे एक्मे अकेडमी को ज्वाइन कर लिए हैं, 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली बात तो सर जो बोल रहे हैं उसको ब्लाइंडली फॉलो करो, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने भी नहीं फॉलो करी, तो मैं भी जानता हूँ कि हाँ वो अगर चीज़ फॉलो करता तो मेरी रैंक अंडर 100 भी हो सकती थी, बट वो चीज़ मैंने नहीं की। तो सर जो बोल रहे हैं, सर जो एनालिसिस का वे बता रहे हैं, सर जिस क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करने का वे बता रहे हैं ना, उस क्वेश्चन को वैसे ही अप्रोच करो, थोड़ा अपने टाइप से करने का मत अप्रोच करो। अगर हाँ बहुत ज़्यादा बेस्ट वे तो ही अप्रोच करो, बाकी सर जो जैसा बता रहे हैं वैसा करते रहो। कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं लगता है उनको कि हाँ ये मैं ऐसे कर सकता हूँ तो ज़्यादा, बट अपने वे से मत करो। सर जहाँ से कंटेंट दे रहे हैं वही फॉलो करो, सर की शीट्स लगाओ, सब कुछ सॉल्व करो ब्लाइंडली, मतलब सर को ही फॉलो करो, आराम से सिलेक्शन होगा, बहुत अच्छी रैंक लाएगी। और इतनी ज़्यादा रैंक्स पिछले ईयर से हर ईयर रैंक्स बढ़ ही रही हैं एक्मे अकेडमी की, तो आगे ईयर नेक्स्ट ईयर आने वाले में भी कितनी रैंक्स बढ़ सकती हैं तुम लोग खुद नहीं अंदाज़ा लगा सकते हो। बिल्कुल मेहनत करो यार, जरूर सिलेक्शन होगा, ठीक है। और आप ब्लाइंडली फॉलो करने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप जब भी जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो, राइट, आप अगर कहीं और भी कोई बच्चा पढ़ रहा है तो अपने मेंटर को आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। वो आपको जैसा बता, क्योंकि वो आपको जानता है। आप जब वो क्लास ले रहा है तो वो जब वो पढ़ा रहा है, कोई चीज़ ले रहा है, तो आपके रिएक्शंस, आपके चेहरे के हाव भाव से भी सीख जाता है, मेंटर समझ जाता है। मैं समझ जाता हूँ कि इस बच्चे को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ चुका है, इसका ये लेवल नहीं है, इसका रीजनिंग अच्छा है, ये अगर रीजनिंग में ज़्यादा अच्छा करेगा तो ये रीजनिंग से बहुत अच्छा कर लेगा, इसे पहले कंप्यूटर इंग्लिश बनाना चाहिए। तो वो सारी बातें होती है। आपसे बेटर आपका भला चाहते हैं हम लोग, राइट। और आपकी जो भी कह सकते हो वीकनेस होती है उनको कैसे ओवरकम करना है, उसके अकॉर्डिंग मैं हर बच्चे को उसका अलग बताता हूँ। मैं हो सकता है जतिन से मिलूँ तो इसको अलग तरीके से बताता हूँ कि तुम्हें ऐसे पेपर बनाना है, तुम्हें इतने घंटे ये पढ़ना है, तुम्हें ये बुक लगानी है। पर जब कोई दूसरा बच्चा होगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी बात को बदल देता हूँ, ठीक है। क्योंकि भाई डॉक्टर अगर होता है तो हर पेशेंट को अगर सेम दवा लिखता जाएगा तो क्या होगा भाई, ठीक है। हर मर्ज की अलग अलग दवा होती है, ठीक है। और अगर आपका मर्ज है निमसेट 2024-25 को क्लियर करना, तो आपकी एक ही दवा है एक्मे अकेडमी, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जतिन इस सेशन के लिए। और मैं चाहूँगा कि एमआईटी इलाहाबाद जाके आप अपनी जो कह सकते हो सफलता का जो आपने शुरुआत की है, जो फर्स्ट सीढ़ी चढ़ी है, अभी ये फर्स्ट सीढ़ी है, राइट। इसको आप सब कुछ मत मान लीजिए, राइट। जस्ट यू क्रैक अ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, राइट, टू एंटर इन द एनआईटी गेट। अब एनआईटी में एंटर कर गए हो, दुनिया बहुत बड़ी है, पूरा वर्ल्ड बचा हुआ है तुम्हारी सक्सेस को देखने के लिए वेट कर रहा है। उस पूरे वर्ल्ड को दिखाओ कि आप कितने पावरफुल हैं, आप कितने स्किल्स हैं आपके पास, और अपने स्किल्स से अपने पेरेंट्स का, अपने रिलेटिव्स का, अपने आप का, और एज वेल एज एक्मे अकेडमी का नाम आप आगे बढ़ाएं, गौरवपूर्ण बनाएं हम लोगों को, और आगे बढ़ते जाएं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और नए सक्सेस मंत्रा के एपिसोड में आपसे जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। थैंक यू सर।